बचा लिया गया, लेकिन 288 भारतीय नागरिकों से अब तक संपर्क नहीं हो पा रहा है और भारतीय दूतावास हेल्पलाइन के जरिए लगातार मदद वहां पर कर रहा है। लेकिन नेपाल में जो भीषण बाढ़ आई, बारिश से लगातार हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। प्राकृतिक आपदा के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और मदद के लिए ठोस कदम उठाया है, बड़ा कदम उठाया है और भारत सरकार ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए 24 घंटे सातों दिन काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया है और विदेश मंत्रालय के द्वारा लगातार नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में है और जो प्रभावित भारतीय नागरिक हैं उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार हो रही है। उनकी सुरक्षित वापसी कैसे हो, उन तक मदद आखिर कैसे पहुंचाया जाए, इसे लेकर लगातार इस वक्त जो है संवाद स्थापित किया जा रहा है। 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाने से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सर, जरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो स्थिति हम लगातार वहां से देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिन नागरिकों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, सर ये जो त्रासदी आई है नेपाल में, इसके बाद क्या ऐसा माना जाए कि जो लोग इसमें बह गए होंगे, क्या उनकी बचने की संभावना बनी हुई है क्या? क्योंकि सर बहुत ज्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं नेपाल के। की आपदा 2013 की आई थी, तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पर थी और ये उससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्थिति बनी है इस बार। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो कुछ लोग कई बार ऐसे 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 जगहों पे फंस जाते हैं, स्ट्रैंडेड हो जाते हैं जहां से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता। तो ये भी मानना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी जगह पे फंसे हों जहां से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो सुरक्षित भी बच पाए। लेकिन जब इस तरीके से मलबे के साथ बहाव होता है तो जो लोग उस मार्ग में होते हैं वो बहुत सारे लोग तो मलबे में दब जाते हैं, जो उसका जो गाद होती है, जो सिल्ट होती है। तो ऐसी स्थिति भी होती है। उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी स्थिति आई थी, क्योंकि ये जो पानी का बहाव आया है वो सिर्फ पानी नहीं था, पानी के साथ मिट्टी, पत्थर, लकड़ियां, ये सारी चीजें थी और जो भवन टूट रहे थे वो भवनों का मटेरियल, वो सब लेकर के पानी बहाव के साथ ला रहा था बहुत तेजी के साथ। तो बहुत अनसर्टेनिटी वाली स्थिति है और इससे जो प्रशासन है उसको भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि प्रशासन को अगर राहत देना है या उनको एक्स ग्रेसिया पेमेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत सारे इश्यूज आए थे उत्तराखंड के अंदर भी। उत्तराखंड त्रासदी आई थी, इवन डेथ सर्टिफिकेट दें या ना दें, क्योंकि एक दूसरे तरीके होते हैं कि 7 वर्षों तक उसको वेट करना होता है, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो उनका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है और बाकी चीजें हैं वो सब चीजें भी बड़ी प्रभावित होती हैं। तो ये बड़े चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन को आते हैं, राहत कार्य में तो आते ही आते हैं और ऐसी भी संभावना है कि कुछ लोग पहाड़ों पे ऊपर चढ़ जाते हैं बचने के लिए। वो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर इसका पता चले, वो संपर्क में आए। जी जी बिल्कुल। और सर देखिए, प्रार्थना तो यही करते हैं कि सुरक्षित लोगों की जानकारी सामने आए, लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, ये जो बैरियर झील जिसको लेकर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, सर अगर अलर्ट जारी हो गया है, क्या इस स्थिति से निपटा जा सकता है? क्या इस चुनौती से क्या कोई एहतियातन तौर पर कदम उठाए जा सकते हैं ताकि हालात ना बिगड़े? एहतियातन कदम यही है कि एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी देर में पानी वहां पे पहुंचता है और उतनी ही वही चीजें वहां पे रखें जो जैसे ही हमें खबर मिले तो उनको वहां से हटा सके। तो किसी भी तरीके के सेटलमेंट, चाहे वो रिलीफ कैंप भी हो, वो भी उस मार्ग के आसपास ना लगाए जाएं, क्योंकि रिलीफ कैंप में अगर हम लोगों को वहां पर रख रहे हैं ये मान करके कि अब बाढ़ नहीं आएगी और इसके बाद फिर से पानी का रेला आया तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहां पर से बहुत ही टेम्पररी तरह की चीजें वहां पे रखनी चाहिए जिनको सूचना मिलने पे तुरंत हम हटा सके। और इसके साथ एक बराबर का अलर्ट होना चाहिए कि वहां पर लोग ऐसे कोई जमाव ना बनाएं, ऐसे कोई मटेरियल भी ना रखें जिनका नुकसान हो जाए। और उम्मीद यही करते हैं कि जो हमने अभी स्थिति वहां पर देखी और उसके बाद प्रशासन जो है अलर्ट रहे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।
और आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल की बाढ़ से उत्तराखंड और बिहार में टेंशन की स्थिति देखने को मिल रही है और यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार यूपी के मुख्यमंत्रियों से बात की है। बिहार में गंडक समेत कई नदियों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड के सीमावर्ती चंपावत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी खतरे की घंटी बज चुकी है और नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं वो अचानक पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार, उत्तराखंड में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और नेपाल से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की है, हालात को लेकर जानकारी ली है और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। बिहार में गंडक, कोसी और दूसरी नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी बनी हुई है। नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका है और खास तौर पर उत्तर बिहार के जो इलाके हैं वहां पर चिंता की स्थिति बनी हुई है। वर्षा शाही संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। वर्षा, उत्तर प्रदेश के लिए भी खतरा बना हुआ है, प्रशासन की क्या तैयारी है? अगर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी आई है उसको लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अलर्ट दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं और इस नदी का असर उत्तर प्रदेश के